कोई हॉस्पिटल की चौखट पे मर रहा है, कोई एम्बुलेंस में ही बैठा बैठा मर जा रहा है। इतनी जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, इसके पीछे जो असली गुनहगार है, चलिए आज मिलके उसको बेपर्दा करते हैं, आज उसको पकड़ते हैं। आप सब इस बात के साक्षी कि इस बार कोरोना की लड़ाई में दवाओं की किल्लत हो गई, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, एम्बुलेंस की किल्लत हो गई। सिर्फ किल्लत ही नहीं हुई, रेट्स जो थे वो आसमान छू रहे थे। अस्पतालों में बेड की किल्लत हो गई। मतलब कि इस कोरोना की लड़ाई में हर वो चीज की किल्लत हो गई जिससे हम इस कोरोना को हरा सकते थे। मतलब जितने हथियार कोरोना से लड़ाई में चाहिए थे, वो सारे हथियार की किल्लत हो गई। आलम यह हुआ कि लोग हॉस्पिटल के चौखट पे मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं, क्योंकि उनको सही समय पे दवा मुहैया नहीं कराई जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। तो ये जो सारी किल्लत थी, ये किल्लत क्या सच में थी या कुछ मुनाफाखोरों की ये साजिश थी? आइए इस वीडियो में हम लोग यही जानते हैं। ये जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो तीसरी वेव आने वाली है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि आप बच्चे जो हैं वो ज्यादा खतरे में होंगे। तो हम लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं, उन सारे पॉइंट्स को जान ले, ताकि हमारे बच्चे की जान जो है वो जोखिम में ना पड़े, हमारे बच्चे को जान गंवानी ना पड़े। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार ये जितनी किल्लत भारत में दवाओं की, ऑक्सीजन की या अस्पतालों में बेड की हुई, ये सारी किल्लत कुछ मुनाफाखोरों की साजिश की वजह से हुई थी, जिनके तहत वो लोग नोट छापने में लगे हुए थे। उन मुनाफाखोरों से मेरा एक सवाल है, कहाँ लेके जाओगे इतने सारे हराम की कमाई? पता है तुम्हारे पुश्ते जो है आने वाली भूखी नंगी पैदा होंगी, तुम मरोगे ना, तुम्हें 2 घुट पानी भी नसीब नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बद्दुआ नहीं है ये। तुम इतिहास उठा के देख लो, जितने भी ये तानाशाह, क्रूर राजा रजवाड़े जो भी थे, ठीक है, उनकी क्या हालत हुई थी और उनके बच्चों ने कितने धन को सजोया और कितना भोगा, ये भी तुम उठा के देख लो। ठीक है, जितने भी तानाशाह थे, चाहे जितने भी काली कमाई घोटाले करने वाले लोग, उन सब की स्थिति उठा के देख लो, उनकी क्या हालत हुई है। अब आगे आते हैं हमारे देश के दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बातों पे, ठीक है, जिस पे मैं चाहता हूं कि आप विचार भी करें और कुछ एक्शन भी ले, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, कि पिछले साल जब पहली लहर थी कोरोना की, उस समय तबलीगी जमात वालों को पकड़ पकड़ के कोरोना फैलाने वाला घोषित कर दिया गया। एक तरह से उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया। हालांकि उनकी गलती भी थी, लेकिन आप दूसरी ओर देखिए कि इस बार जब सेकेंड वेव आने वाला था, या बहुत सारे राज्यों में जब आ चुका था ऑलरेडी, देश हमारा सेकेंड वेव से लड़ रहा था, तब हजारों लाखों लोग कुंभ के मेले में डुबकी लगा रहे थे। क्या वो एंटीबॉडी बांट रहे थे क्या वहां पे, या कोरोना का ही वो भी सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे थे? क्या ये ऑक्सीजन वाले, क्या ये दवा वाले, क्या ये एम्बुलेंस वाले, क्या ये अस्पताल वाले, इन लोगों ने मिलकर जो मुनाफाखोरी करी, जो कालाबाजारी करी, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई, काफी मरीजों की जान गई, क्या ये कोरोना से हराने के जिम्मेदार नहीं है क्या देश को? क्या ये कोरोना को बढ़ाने के जिम्मेदार नहीं है क्या? उसी तरह जिस तरह ये लोग तबलीगी जमात को जिम्मेदार बता रहे थे पहली बार कोरोना फैलाने के लिए, क्या ये उस लेवल के जिम्मेदार नहीं है? क्या वो लैब वाले जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव को भी कोरोना निगेटिव का रिपोर्ट दिया जानबूझकर, क्या वो सारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जानबूझकर पूरे मार्केट में लोगों के बीच ऐसे ही घूमे हैं? क्या ये लोग देश को कोरोना से हराने के जिम्मेदार नहीं है क्या? सब गलती मोदी जी ने ही करी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? इन सब जो काला बाजारी हैं, इनके अलावा जब मुझे ये पता चला कि कुछ डॉक्टर्स भी इन काला बाजारियों में शामिल हैं, ठीक है, मुझे मेरे अपने लोगों से पता चला, मेरे कुछ जान पहचान वालों से, न्यूज़ चैनल वालों से, न्यूज़पेपर से जब पता चला कि डॉक्टर्स भी इसमें शामिल है, जो पेशेंट के बीच पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उनसे उल जलूल पैसा ले रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई।
कि जिनको ये हम लोग नेता लोग को गाली देते हैं, ठीक है, कि वो शपथ ग्रहण करते हैं, ये डॉक्टर्स को भी सेवा का, निस्वार्थ सेवा का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। वो लोग भी इस बात को भूल के और हर संभव कोशिश किए पेशेंट को लूटने का, किसी तरह से नोचने खसोटने का। इसके अलावा भी वो तो इस स्तर पे आ गिरे कि वो लोग खुद से डिसाइड करने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, जिसके कारण एक बहुत बड़ा अस्पताल आगरा में जिसको सील कर दिया गया है। तो इतनी, जब मैंने ये खबर देखी, इतनी गिरी हुई हरकत देखी, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार ऐसे डॉक्टर्स को क्या, ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत हमारे देश को है क्या, जो अपने ही लोगों को मारने में, अपने ही लोगों को लूटने में लगे हैं। बाकी लोग तो ठीक है, उनका तो जस्टिफाइड भी है, लेकिन हम लोग तो उसके लिए शपथ लेते हैं। यार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता नहीं है कि इन मुनाफाखोरों को चिन्हित करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की जरूरत है? ये असली धर्म निभाने का समय है, इंसानियत का धर्म। अगर आज आप संगठित होके उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का बीड़ा नहीं उठाते हैं, मोहल्ले के स्तर पे, जिला के स्तर पे अगर उन लोगों को चिन्हित नहीं करते हैं, तो कल को आपका बच्चा आपके सामने दम तोड़ देगा और आप विवशता के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई और विपदा आ गई तो आप वैसे ही मजबूर रहेंगे और आपको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मुनाफाखोर डेली पैदा लेंगे, हजारों की संख्या में। एक को देख के 4 मुनाफाखोर और पैदा लेंगे। आप जानते हैं कि आपके आसपास, चाहे वो मोहल्ले के तर्ज पे हो या जिले के तर्ज पे, कौन लोगों ने कालाबाजारी करी, आप सबके पास प्रूफ भी होगा इस चीज़ का। तो संगठित होकर निष्पक्षता से उन लोगों को चिन्हित कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कीजिए। क्योंकि अगर आप आज ये मांग नहीं उठाते हैं तो आप सोचिए कि कोई नेता आपके मतलब कोई आप किसी नेता के भरोसे बैठे होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि नेता लोगों का वीआईपी सीट हर अस्पताल में बुक रहता है। उनके बच्चों को या उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कहने के लिए आपके नेता हैं। वो अपने परिवार के नेता पहले हैं। जब उनको उनकी मौत आएगी ना या उनको तकलीफ होगी तो उनको वीआईपी रूम सबसे पहले मिल जाएगा और आप अस्पताल के चौखट पे ही दम तोड़ दोगे। हर बार ऐसा आप देखते हो, इसीलिए किसी नेता के भरोसे मत रहना। अपनी जब ऐसी विपदा होती है और जब ऐसा अन्याय आसपास होता है तो खुद से बीड़ा उठाना पड़ता है। इसीलिए खुद से ही ये बीड़ा उठाओ। कानून को हाथ में नहीं लीजिए, लेकिन कानून की मदद लीजिए और उसके लिए आपको जो धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है, जो करना पड़ सकता है कीजिए। लेकिन ऐसे मुनाफाखोरों को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब ये कॉल आपका है कि इस तीसरी लहर में या कोई भी ऐसी विपदा आती है तो अपने बच्चों को फिर से उसी सूली पे, उसी कालाबाजारी के सूली पे चढ़ाना है, या खुद से अपने माँ बाप को या खुद को उसी कालाबाजारी के सूली पे चढ़ाना है, या उन कालाबाजारी करने वालों को वो विपदा आने से पहले सबक सिखाना है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।